नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हेल्थ हैंडबुक का 26 चैप्टर यानी 26वां अध्याय लेकर आया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसके पुराने भाग नहीं देखे तो आपको इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। कानुमाई ने सुजिन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह लंबी थी और उसकी उंगलियां बहुत पतली थी। सुजिन ने उससे हाथ मिलाने के लिए ज्यादा ताकत लगाने की हिम्मत नहीं की। हाथ मिलाने के बाद वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बिना यह जाने के क्या कहना है। माहौल और अजीब हो गया। कानुमाई ने सुजिन के हैंडबुक पर नजर डाली और कहा, मुझे लगता है कि मुझे भी आपकी टीम का आधिकारिक सदस्य बनने के लिए आपकी हैंडबुक में लीडर के मार्ग द्वारा पुष्टि की आवश्यकता है। क्या ऐसा है? मुझे नहीं पता। तुम मेरी टीम में शामिल होने वाली पहली हो और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। सुजिन ने हंसते हुए कहा। उसने अपनी हैंडबुक उसके सामने रखी और उसने उसे उससे ले लिया। फिर अपना हाथ उसकी हैंडबुक पर रख दिया। जहाँ लीडर का चिन्ह था वहां से काला धुआं उठा और कानुमाई के हाथों को ढक लिया और उसकी हथेली से बाहर की ओर फैल गई, जब तक कि यह एक भयानक राक्षसी पंजे में नहीं बदलने लगा। सुजिन, मुझे तुम्हारे खून की एक बूंद चाहिए। उसने उससे कहा। मेरे खून की एक बूंद? यह क्या है? पैतृत्व परीक्षण। पैतृत्व परीक्षण करने के लिए यह बहुत भयावह तरीका है। आपको इसे वैज्ञानिक तरीके से करना होगा, सुजिन ने बहुत धैर्य से कहा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप एक लीडर के निशान वाले मालिक हैं और हैंडबुक को स्थापित करने के लिए आपके खून की जरूरत है। मुझे अपने टीम में नए सदस्य के रूप में लेने का फैसला आपका ही है। कानुमाई ने हताश स्वर में कहा। मैं बस एक मजाक करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें अभी माहौल बहुत अजीब नहीं लगा? मुझे लगा कि एक दो मजाक तनाव को कम करने में मदद करेंगे। सुजिन ने मुंह बनाया, फिर मेज पर रखा एक फल काटने वाला चाकू उठाया और उंगली पर एक कट लगाया और खून की एक बूंद कानुमाई के हाथ पर धुएं के निशान पर टपका दी। एक बार जब उसका खून धुएं के हाथ पर लगा तो वह एक पल के लिए गायब हो गया और फिर से इकट्ठा हो गया। लेकिन इस बार धुआं कानुमाई के बाह से घुस गया और बारिश के बादल की तरह उसकी बाह पर ऊपर नीचे घूमने लगा। आपने अपने टीम का प्रतीक चिन्ह स्वयं नहीं बनाया। कानुमाई ने हैरानी से सुजिन की ओर देखा। जैसा कि मैंने कहा, यह पहली बार है जब मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुजिन ने अपना सिर हिलाया। ब्लैकी ने संक्षेप में यह बताने के बाद तुरंत गायब हो गया कि नेता का चिन्ह क्या है, और उसने सुजिन को ज्यादा सवाल पूछने नहीं दिए। अब उसे एहसास हुआ कि ब्लैकी ने पहले अपने विवरण में इनमें से कई प्रशासनिक विवरणों को छोड़ दिया था। कानुमाई को यह विश्वास नहीं हुआ कि सुजिन को इन चिन्हों के बारे में वाकई कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब उसके पास उसे यह समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर टीम का अपना एक टीम शिखा होता है। यह शिखा टीम के नाम कार्ड की तरह होता है और चुनौतियों के आधार पर इनमें कुछ खास शक्तियाँ होती हैं। टीम शिखा? तो तुम्हारा मतलब समुद्री लुटेरों के जहाज पर झंडे पर लगे प्रतीक जैसा है? हाँ, कुछ ऐसा ही। मैं अपनी टीम का प्रतीक चिन्ह कैसे स्थापित करूं? या तो आप इसे हैंडबुक पर छोड़ सकते हैं कि वह आपके लिए डिजाइन करे, या आप खुद कस्टम पेस्ट डिजाइन कर सकते हैं। आपको बस अपनी हैंडबुक को पकड़े हुए डिजाइन के बारे में सोचना है। उसने जवाब दिया। उसने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी हैंडबुक पकड़ी और फिर आंखें थोड़ी बंद कर ली। थोड़ी देर बाद कानुमाई ने देखा कि उसके हाथ पर काला धुआं आकार लेने लगा। लगभग 10 सेकंड बाद उसके हाथ पर काला धुआं एक बोनिंग चाकू का आकार ले चुका था। ठीक है, यह हमारी टीम का प्रतीक चिन्ह होगा। अब से हमारी छोटी सी टीम को बोनिंग नाइफ कहा जाएगा। सुजिन अपनी कलाकृति से बहुत खुश था। उसने अपने मन में जो बोनिंग नाइफ बनाया था उसमें अलग अलग मोटाई और लंबाई की कुछ काली रेखाएं थी, लेकिन ब्लेड अच्छा और तेज दिख रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि ब्लेड के स्पर्श से मांस और हड्डी को आसानी से काटा जा सकता है। कानुमाई भी सुजिन के द्वारा डिजाइन की गई शिखा से काफी संतुष्ट दिखी। उन्होंने अपनी उंगली से शिखा को छुआ और शिखा उसकी उंगली पर चिपक गई। जब उन्होंने इसे अपनी त्वचा पर घुमाया, वहां से वह मानो टच स्क्रीन की तरह थी। वाह,
यह तो मानो टच स्क्रीन की तरह है। सूजी ने उत्सुकता से देखा। कानोमाई ने शिखा इधर उधर घुमाया। आखिरकार उसने शिखा को अपने कंधे पर रखने का फैसला किया। इस तरह दूसरों के लिए इसे देखना मुश्किल हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप इसे जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। हैंडबुक से काले धुएं का एक झोंका निकला, लेकिन इस बार सूजिन की बांह की ओर बढ़ गया। जब इसने बोनिंग चाकू का आकार ले लिया तो सूजिन ने भी शिखा को इधर उधर करने की कोशिश की और आखिरकार उसे अपने कंधे पर छोड़ने का फैसला किया। ठीक है, अब जब तुम मेरी टीम में शामिल हो गई हो तो आगे क्या करने का इरादा है? सूजिन ने सेब छीलना शुरू किया। कानोमाई ने कंधे उचका दिए। उसने घर के चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस शहर में कुछ और दिन रहना चाहती हूँ, इसीलिए अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मुझे कुछ समय के लिए यहाँ क्यों नहीं रहने देते हैं? सूजिन ने मजाक में कहा, यहाँ किराया बहुत महंगा है। तो क्या आपको लगता है कि हैंडबुक मालिक के पास पैसे अभी भी कुछ मायने रखते हैं? कानोमाई ने अपना काला कार्ड निकाला और सूजिन के चेहरे के सामने लहराया। सूजिन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। इसीलिए मैं किराए के रूप में पैसे नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने शरीर से भुगतान करना होगा। मुझे नहीं लगता कि वाकई उचित है ना? फिर भी मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद कानोमाई अपनी सीट पर बैठी रही और बिल्कुल भी नहीं हिली। वह हंसा और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? यह उचित नहीं है। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं नियमित रूप से इस जगह की सफाई और देखभाल करने के लिए किसी को नहीं रखूंगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं यह सब करने के लिए तुम पर भरोसा करूंगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस जगह की देखभाल करनी होगी और इसे मेरे लिए साफ रखना होगा। क्या तुम यहीं नहीं रहते? कानोमाई पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया और वह हंस पड़ी। अच्छा, मैं समझ गई। तुम उन सभी बंगलों वाले आलीशान इलाके में वापस जा रहे हो, है ना? खैर, वह चीनी लड़की वाकई बहुत सुंदर है। तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हें इस बारे में चेतावनी देनी होगी। इस तरह से मेरे पीछे पीछे कभी मत आना। वह उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर धमकी भरा भाव था। उसने अपनी हथेलियां कॉफी टेबल पर दबाई और कानोमाई को घूरने लगा। बेशक, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। कानोमाई ने तुरंत सिर हिलाया। सूजिन ने उसका जवाब सुनकर फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने दूसरी मंजिल की ओर इशारा करते हुए कहा, दूसरी मंजिल पर तीसरा कमरा तुम्हारा होगा। मैं यह जगह तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ अजनबी लोगों को वापस लाने की अनुमति नहीं है। क्या तुमने मेरी बात सुनी? इसके अलावा तुम्हें अपनी अगली चुनौती कब शुरू करनी है? मेरे पास अभी लगभग 10 दिन है। आपका क्या हाल है? कानोमाई ने कहा, मैंने हाल ही में एक चुनौती पूरी की है, लेकिन हमें एक टीम के रूप में चुनौतियों की शुरुआत करनी होगी, है ना? सूजिन ने पूछा। कानोमाई ने सिर हिलाया। यह सही है, लेकिन चिंता मत करो। हैंडबुक चुनौतियों के बीच समय की गणना टीम के उस सदस्य के अनुसार करेगी जिसके पास अगली चुनौती तक सबसे ज्यादा समय बचा है। इसीलिए आपके शुक्रगुजार होने की वजह से मैं कम से कम 2 हफ्ते तक शांति से रह पाऊंगी। अच्छा, लगता है तुम्हें वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरी चीजें पैक करने में मेरी मदद करो। मेरा कमरा वही है। सूजी ने सेब को अपने हाथों में रखा, फिर अपने कमरे की ओर इशारा किया, फिर सोफे पर लेट गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कानोमाई पहले तो थोड़ा अचंभित हुई, लेकिन वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और सूजिन को अपना सामान पैक करने में मदद करने लगी। सूजिन की आंखें आधी बंद थी जब उसने कानोमाई को अपने कमरे में आते देखा। यह महिला शायद उतनी सरल नहीं थी जितनी वह दिख रही थी। वह टीम सिस्टम से बहुत परिचित लग रही थी, इसीलिए वास्तव में पहली बार नहीं हो सकता था जब वह किसी टीम में शामिल हो रही हो। लेकिन वह इस बात से परेशान नहीं था कि कानोमाई उससे कुछ बातें छुपा सकती है। हैंडबुक मालिकों को बहुत सी भयावह चुनौतियों से गुजरना पड़ता था और किसी भी मालिक के लिए अपने ट्रम्प कार्ड को दूसरे से छिपाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन साथ ही चूंकि वह इसके साथ ईमानदार नहीं हो सकती थी, इसीलिए वह भी उसके साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं होने वाला था। उसने पहले बातचीत के दौरान अपने बारे में बात की थी, लेकिन सूजी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जब तक वह उसका विश्वास नहीं जीत लेती, वह उसे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला था। कानोमाई को सूजिन का सामान पैक करने में ज्यादा समय नहीं लगा। सूजिन ने भी यह नहीं देखा कि उसने क्या क्या पैक किया है। उसने उससे बैग लिया और अलविदा कहा और बाहर चला गया। सूजिन के घर से चले जाने के बाद कानोमाई ने अपना सेब खाना शुरू कर दिया।
वह खुद पर मुस्कुराई और धीरे से बुदबुदाई। कितना सावधान नौसिखिया है, लेकिन उसमें क्षमता बहुत है। वह फिलहाल एक छोटा टीममेट होगा। फिर उसने सेब को जोर से चबाया। सूजी ने कानूमाई के बारे में सोचना बंद कर दिया और एस्टेट में वापस चला गया जहां येयू रहती थी। ये साओसी ने जो नीला कार्ड दिया था वह एस्टेट में प्रवेश करने का कार्ड था, लेकिन सूजिन को लगा कि यह कार्ड बेकार था। कानूमाई ने स्पष्ट रूप से एस्टेट के अंदर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ा था। सूजिन के लिए भी अंदर बाहर आना जाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके पास चुड़ैल की छुपने वाली औषधि की एक बोतल थी। जब एसाओसी ने देखा कि सूजिन वापस आ गया है तो उसने अंकल लियू से सूजिन की चीजों को कमरे में लाने के लिए कहा। फिर उसने सूजिन से कहा, वो तुम्हारा कमरा होगा। जब सर टोंग और मैं आसपास नहीं होंगे तो तुम अंकल लियू को बता सकते हो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। वो तुम्हारे लिए सब ठीक कर देंगे। बॉस, मुझे लगता है कि मिस ये फिलहाल ठीक रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझ पर यहाँ रहने के लिए जोर देने की जरूरत है, सूजिन ने कहा। यह वास्तव में पहली बार नहीं है जब वह इस तरह से व्यवहार कर रही है। मैं मानता हूँ कि ऐसे समय होते हैं जब उसका मूड काफी हद तक सुधर जाता है, लेकिन अंततः वह धीरे धीरे फिर से और अधिक उदास हो जाएगी। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस उसका साथ दें। अगर वह कुछ करने की कोशिश करती है तो मुझे परवाह नहीं है कि आप उसे रोकने के लिए क्या करते हैं। आप उसे प्यार से शब्दों से समझाने की कोशिश कर सकते हैं या आप उसे एक बार में बेहोश कर सकते हैं। किसी भी मामले में मैं वापस आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वह अभी भी जीवित है। एसाओसी ने येयू के कमरे की ओर देखा और वह एक समय पर बहुत निराश और असहाय लग रहा था। सूजिन ने भी येयू के कमरे की ओर देखा और सिर हिलाया। आप ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना वादा कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में अपना जीवन समाप्त करना चाहता है तो दूसरों के लिए उसे रोकना आसान नहीं है। मैं समझ गया हूँ, एसाओसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह 10 साल बुढ़ा हो गया हो। उसने सूजन के कंधे पर बेमन से थपथपाया और आह भरी। रात भर कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जब सूजिन जागा तब एसाओसी और सर टोंग दोनों अमेरिका के लिए विमान में सवार हो चुके थे। विशाल बंगले में सिर्फ सूजिन, येयू, अंकल यू और कुछ अन्य घरेलू नौकर और माली रह गए थे। सुप्रभात अंकल यू। नहाने के बाद सूजिन ने अंकल यू का अभिवादन करने के लिए उनके पास गया। अंकल यू ने दोस्ताना मुस्कान के साथ सूजिन की तरफ सिर हिलाया और थोड़ा झुका। मिस्टर सू, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? मुझे डर है नाश्ते का समय हो गया है, इसीलिए अगर आपको इंतजार करने में कोई आपत्ति ना हो तो मैं जल्दी से दोपहर का भोजन परोस दूंगा। अरे, क्या दोपहर हो चुकी है? सूजिन ने खिड़की से बाहर देखा। दोपहर का सूरज वाकई बहुत चमक रहा था। अरे देखो, क्या मालकिन घर पर है? अंकल यू ने घर के दरवाजे की ओर इशारा किया। ये ट्रैक सूट में थी। उसका कॉलर पसीने से भीगा हुआ था, मानो उसने बहुत समय तक एक्सरसाइज की थी। क्यों, नमस्ते मेरे चचेरे भाई। सूजिन ने येयू की ओर हाथ हिलाया। फिर उसने अंकल यू से पूछा, दोपहर के भोजन में नॉनवेज है ना? हाँ, जरूर होगा। लगता है काम पर मिलने वाला खाना बहुत बढ़िया होगा। सूजिन ने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह येयू की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने अपने माता पिता को विदा नहीं किया? मैंने अपने एक्सरसाइज के लिए जाने के पहले उन्हें विदा किया। तुम्हारे पास बहुत अच्छी सहन शक्ति है, लेकिन अगर तुम नियमित रूप से प्रशिक्षण नहीं लेते हो तो तुम इसे खो दोगे। तुम कल मेरे साथ एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? येयू ने कहा, एक्सरसाइज तुम करती हो? यह बहुत बढ़िया विचार लगता है। सूजिन ने तुरंत इस पर सहमति जताई। एक सुंदरी के साथ एक्सरसाइज करना एक बेहतरीन विचार लग रहा था, लेकिन सूजिन को यह नहीं पता था कि येयू आम तौर पर किस तरह की एक्सरसाइज करती है, और उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी किस चीज के लिए साइन अप किया है। और इसी के साथ हेल्थ हैंडबुक का चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए